This conference will now be recorded. But sure. Okay. See, 13th question. आपको क्या पूछ रहे हैं वो लोग? You are having two charged spheres, A and B. Their charge is given. See, it is 6.5 into 10 raised to minus 7. So the charge is given and the distance between two spheres is 50 centimeter. Now, what you have to do, another third sphere is there, which is neutral. Name of that sphere is C. So what you have to do, you have to connect that uncharged sphere with sphere A. Sphere A का चार्ज कितना था? Q था. और sphere C का चार्ज कितना है? 0 है. So जब इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो इनका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q plus 0. So total charge will become Q. अब इन दोनों को आपको सेपरेट कर देना है वापस. जैसे ही आप इन दोनों को सेपरेट करोगे तो क्या होगा? टोटल चार्ज जो ये पूरी सिस्टम पे था, ए और सी के सिस्टम पे कितना चार्ज था? क्यू था. तो जैसे ही आप इन दोनों को सेपरेट कर दोगे तो ये जो चार्ज क्यू है इट विल गेट डिवाइडेड इनटू हाफ. सो अब देखो क्या हो गया, यहां से हमने दोनों स्फीयर को अब सेपरेट कर दिया है. सो ए के ऊपर कितना चार्ज हो गया? Q/2. और सी के ऊपर भी कितना चार्ज हो गया? Q/2. अब आपको क्या करना है, ये जो सी वाला स्फीयर था पहले न्यूट्रल था, अब उसके ऊपर कितना चार्ज आ चुका है? Q/2. अब ये वाले स्फीयर को आपको आपका ओरिजिनल जो दूसरा स्फीयर था B, उसके कांटेक्ट में लेकर आना है. सो अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला स्फीयर ले लिया C, उसको किसके कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं? हमारा ओरिजिनल स्फीयर B, उसके कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं. तो B के ऊपर पहले से ही कितना चार्ज था? Q था. C को जब हमने A से टच करवाया था तो C के ऊपर कितना चार्ज लेकर आ गए थे हम? Q/2. सो अब हमारी जो सिस्टम है, B के ऊपर चार्ज Q है और C के ऊपर Q/2 है. इन दोनों को कांटेक्ट में लाना है हमें. तो जैसे ही इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कैसा हो जाएगा? इट विल बी चार्ज ऑफ स्फीयर B प्लस चार्ज ऑफ स्फीयर C. तो इन दोनों को ऐड कर दो. देखो Q प्लस Q/2. जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम विल बी 3Q/2. अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्फीयर को सेपरेट कर देना है. तो B को अलग कर दिया और C को अलग कर दिया. So total charge of this system was 3Q/2. Now when you will separate both these spheres, then the charge 3Q/2 will get divided into half. So 3Q/2 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3Q/2 whole divided by 2. So that will give you 3Q/4. So इस तरीके से B के ऊपर चार्ज कितना हो गया? 3Q/4 और C के ऊपर भी चार्ज कितना हो गया? 3Q/4. अब ये जो प्रोसेस हमने की यहाँ पर पूरी, ये आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है. उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास दो स्फीयर है A एंड B, दोनों के ऊपर का चार्ज सिमिलर है Q. ये आपको क्वेश्चन में दिया है. और फिर बोला है कि तीसरा एक और स्फीयर आता है जिसका नाम है C. ये C स्फीयर को वो लोग क्या कर रहे हैं, पहले A के कांटेक्ट में ला रहे हैं, फिर सेपरेट कर दे रहे हैं ऐसे. फिर C वाले स्फीयर को B के कांटेक्ट में ला रहे हैं और फिर से उसको सेपरेट कर देते हैं. अब हमारे जो ओरिजिनल स्फीयर्स थे A एंड B, जिसके ऊपर पहले हमारा चार्ज कितना था? Q, वो अब Q नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा. आप देखो जब हमने A को C के साथ टच करवाया था तो A का जो चार्ज पहले Q था, अब वो कितना हो गया है? Q/2 हो गया है. और यहाँ पर B का चार्ज पहले कितना था? Q था, अब वो कितना हो गया है? It is 3Q/4. So now we are having two spheres A and B with new charges, and those new charges are Q/2 on A and 3Q/4 on B. So now again we have to calculate the force acting between the spheres A and B with new charges. So now see, if I draw the system of the charges A and B, दोनों के नए चार्जेस हमने यहाँ पर लिख लिए हैं. दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो गिवन था क्वेश्चन में, और आपको पूछा है कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच में फोर्स कितना होगा. सो अगेन बाय यूजिंग Coulomb's law, we know the formula F is equals to K Q1 Q2 upon R square. So these were our two spheres. So we will
substitute the values. So K is what? 9 into 10 raised to 9. What is the value of charge on sphere A? Sphere A के ऊपर कितना charge था? Q by 2. QB, that is the charge on sphere B, वो कितना है? 3Q by 4. Divided by what is the distance? Distance is 50 centimeter. Convert it into meter. 10 raised to minus 2 से multiply करके उसको meter में convert करो, and when you will solve this, then you will get the answer. The force acting between these two spheres. Okay, इसमें किसी को doubt है? आपको एक बात याद रखनी है कि जब दो स्फीयर्स को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो उनका जो टोटल चार्ज होता है, दिस वाज q plus 0, this became q plus q by 2, and when you split them, then the charges get divided. See, here also q got divided, equally divided, q by 2, and here also the total charge became 3q by 2, so it got divided into 3q by 4, 3q by 4. ये एक important चीज आपको याद रखनी है. Okay, then see next 14th sum. 14th sum में क्या है? उन्होंने दो plates दी हैं. One is positive plate and another is negative plate. Both the plates are having similar charges, only the polarities are different. So you will be having electric field between these plates. Electric field's direction is always from positive to negative. So ये direction है electric field का. अब इसके अंदर क्या हो रहा है? उन्होंने तीन पार्टिकल के ट्रेजेक्टरीज ड्रॉ किए हैं. So what are all these blue lines? These are the path of three particles. Now what you have to calculate? You have to tell what are the signs of these particles, means which one is positive and which one is negative. In second part, you have to calculate which is having highest charge to mass ratio. ये दो चीजें आपको calculate करनी है. तो first question is very simple. Just see particle 1. It is getting deflected towards the positive plate. What does this mean? अगर ये पार्टिकल नेगेटिव होगा तो ही ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. सेम वे सी पार्टिकल 2, इट इज आल्सो बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द positive plate. That means that this particle 1 and 2 both are negative. So see, we have written particle 1 and 2 will have negative sign as they are attracted towards positive plate. And similarly, see the third particle. Third particle is attracted towards the negative plate, so it will be positive. ये अगर positive होगा तो ही negative plate की तरफ attract होगा. So हमारा first part तो solve हो गया. Now in next part, they are asking you which of the particle is having highest charge to mass ratio. Now how will you calculate this charge to mass ratio? For that, suppose we are considering example of particle number 3. Now just see, this is the direction of electric field. So what will happen? यहां से जब हमने चार्ज को छोड़ा ऐसे आगे जाने के लिए, तो वो horizontal direction में मोशन कर रहा था. So in absence of any field, ये पार्टिकल कैसे जाता? सीधा 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 ट्रैवल करता. बट अभी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर प्लेट्स के बीच में. सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा थर्ड पार्टिकल कैसा था? हमने देखा था कि इट वाज पॉजिटिवली चार्ज एज इट वाज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. सो अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. सी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. सो अगर मैं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ती हूँ तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन? उसका एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? वाई एक्सिस का डायरेक्शन है. सो अब हम ये चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम किसका है एक्सेलरेशन. ठीक है, ये मैंने सिर्फ थर्ड पार्टिकल के लिए ड्रॉ किया है. आप यहां से देखो तो वैसा सेम टू सेम सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं. इसका एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा? फर्स्ट पार्टिकल वाज नेगेटिवली चार्ज्ड, सेकेंड पार्टिकल वाज नेगेटिवली चार्ज्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? नीचे की तरफ है.
ये दोनों कैसे थे, नेगेटिवली चार्ज, तो इनका एक्सेलरेशन कैसा होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, बट होगा कैसा, अपवर्ड डायरेक्शन में, सो इट इज अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली। तीन पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन है इन दोनों का पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा और इसका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। सो अभी हम सिर्फ थर्ड पार्टिकल के एग्जांपल से समझ रहे हैं। So see, we have written that acceleration will be along y direction. So if I want to calculate displacement along y direction, how will I calculate? ये फॉर्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. This is your equation of motion. Second equation of motion. S is equals to ut plus half at square. As our displacement is along y direction, इसलिए हमने displacement के बदले यहाँ पर y लिख दिया है. So now see, ये हमने फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. व्हाट इज u? u इज इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर शुरू करने से पहले जब हमने पार्टिकल को अंदर छोड़ा उसके पहले उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, 0 हो जाएगी. सो इंस्टेड ऑफ दिस u वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग 0. अब यहाँ पर हाफ at स्क्वायर, दिस a is acceleration. Now just see, from Newton's second law we know this equation, a is equals to f upon m. But what is this F? This is electric force. Why electric force? Because this charged particle is kept in electric field. So we know the formula of the force acting on the charged particle when it is kept in electric field. आप किसी भी charged particle को जब electric field में रखते हैं तो उसके ऊपर Q into E जितना force act करता है. So यहाँ से हमने ये force का formula substitute कर दिया. So A की value हमको मिल गई. It is QE divided by M. So we'll substitute that. अब अगर आप ये इक्वेशन देखो, 1/2 is constant, the value of electric field is also constant, and the time duration, what is this time? This is the time duration for which this charged particle is passing through between the plates. All the three particles are passing through these same plates. तो ये time duration यहाँ से लेकर यहाँ तक पास होने का वो तो सबके लिए सेम है. So half is constant, E is constant, and this time is also constant. So what I can say is y, the displacement, is proportional to Q upon M. तो ये चार्ज बाय मास रेशियो था जो हमें ढूंढना था. उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि चार्ज बाय मास रेशियो कौन से पार्टिकल का सबसे ज्यादा होगा. तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि जिसका ये y डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी सबसे ज्यादा होगा. तो अगर हम फिगर को देखें तो फिगर के अंदर ये जो थर्ड पार्टिकल है उसका ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है. सो सी फ्रॉम फिगर, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज मैक्सिमम फॉर थर्ड पार्टिकल. देयरफॉर Q by M रेशियो ऑफ थर्ड पार्टिकल विल बी हाईएस्ट. सी दिस वाज आवर फिगर. इसमें सबसे ज्यादा सीधा इन पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था अलोंग एक्स एक्सिस. तो सबसे ज्यादा बेंड कौन सा पार्टिकल हुआ है, वाई डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, थर्ड पार्टिकल का. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y is proportional to Q by M, सबसे बड़ा चार्ज टू मास रेशियो उसी पार्टिकल का होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा. सो दिस वाज योर 14th एग्जांपल. Any doubts in this? Okay, then see 15th. 15th सम में उन्होंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. Now their question is, what is the flux of this electric field through a square of 10 centimeter? whose plane is parallel to YZ plane. तो अब हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता चलता है. ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैल्यू देखो. Here they have given I cap. I cap is a unit vector along x axis. इसका मतलब क्या हुआ, the direction of electric field is along x axis. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है along x axis. अब एक स्क्वायर है, वो स्क्वायर कैसा है, सी इन्होंने बोला है स्क्वायर का प्लेन कैसा है, पैरेलल टू YZ प्लेन. सो इफ आई ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस XYZ, देन आई विल ड्रॉ अ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू YZ प्लेन. तो YZ प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला, दिस इज YZ प्लेन. तो इसको पैरेलल मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है.
उसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन. Now they are asking you to calculate the flux passing through this plane. We know the formula of flux. It was E dot delta S. What is it? E delta S cos theta. Value of E is given in the question. So substitute that. Value of delta S. Delta S क्या होता है? Area है. Area कैसे calculate करेंगे? Square का. इसका साइड दिया हुआ है, इट इज 10 सेंटीमीटर. सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 इंटू 10. सो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ कन्वर्ट दिस इनटू मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा? 10⁻⁻2 होल स्क्वायर. सो आपको डेल्टा एस मिल गया. सो सब्स्टिट्यूट दिस डेल्टा एस ओवर हियर. नाउ cos थीटा. What is cos theta? It is the angle between the electric field and area vector. Okay, so this was your area. Area is parallel to YZ plane. Just try to imagine this three-dimensional figure. Your area is parallel to YZ plane. तो इसका area vector कैसा होगा? It will be along x axis. Area vector हमेशा area के plane को perpendicular होता है. So this is your area. इसका प्लेन कैसा था? YZ प्लेन में. तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मुझे कोई वेक्टर ड्रॉ करना है तो वो कैसा हो जाएगा? इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस. सो ये हमारा एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में था? जस्ट सी द क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वॉज अलोंग एक्स एक्सिस. नाउ अवर एरिया वेक्टर इज ऑल्सो अलोंग x-axis. So the angle between electric field and area vector theta will be 0. And what is cos theta? Cos 0? It is 1. So values हम substitute कर देंगे. So you will get the answer of flux. This was the first part of the question. In second part, what they are asking, you have to calculate flux if the normal to the plane makes 60-degree angle with x-axis. यहाँ पर ये स्क्वायर जो था, इसका जो प्लेन था, इसका जो एरिया वेक्टर था, वो कितना एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? 0 एंगल बना रहा था, पैरेलल था. अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि ये एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ? 60 डिग्री है. सो अगर ये 60 डिग्री एंगल है, सो इंस्टेड ऑफ दिस थीटा व्हाट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट? 60. सो सेम टू सेम, same derivation, but instead of this theta I have to substitute 60. So now see here, same calculation, and cos 60 is equals to half. तो ये ऊपर इतने का आंसर तो हमको मिल गया था, वो था 30. तो this 30 divided by 2 will give you 15. So हमको ये फ्लक्स मिल गया. कोई डाउट है किसी को यहां तक? ओके, वेट करना 1 मिनट. Just go through next question. Okay, see the 16th question. What is the net flux of uniform electric field through a cube of side 20 centimeter, oriented so that its faces are parallel to coordinate planes? So now see, ये एक क्यूब है और हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. सो नाउ सी, आवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस. कैसे पता चलता है? सी द वैल्यू.
electric field is equals to 3 into 10 raised to 3 I cap. I cap means the direction of electric field is along x axis. So ये ball pen से जो direction draw किया हुआ है, that is the direction of our electric field. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या किया है उन्होंने, एक क्यूब रखा है, और ये क्यूब के जो भी फेजेस हैं वो कैसे हैं, दे आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स. तो ये एक 3D इमेज है, ये क्यूब है हमारा जिसके जो प्लेन्स हैं वो कैसे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है. अब हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब. आपको फिगर देखकर समझ में आ ही गया होगा. The amount of flux entering this closed surface, this cube, is equal to the amount of flux leaving. So the resultant flux will be 0. आप यहाँ देखो, ये वाला जो फेज है, ये जो येलो कलर का, यहाँ से जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हो रहे हैं, इस फेज के एग्जैक्ट सामने वाला ये जो फेज है, वहां से उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं. सो व्हाट वी कैन से that the electric field lines entering the phase parallel to YZ plane will be equal to the electric flux leaving the other phase parallel to YZ plane. यहां से जितने field lines enter करते हैं वो सारे के सारे यहां से बाहर निकल जाते हैं. तो net flux या total flux is equals to 0. Either you can say like this or else. एक और चीज आप बता सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो, according to Gauss law हम जानते हैं कि whenever there is no charge enclosed in the closed surface, the flux is going to be 0. इन्होंने क्या किया है, ये closed surface एक क्यूब लिया है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है. पर क्या ये क्लोज्ड सरफेस, क्या ये क्यूब के अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी चार्ज नजर आ रहा है? नो. So when there is no charge enclosed in a closed surface, then the flux passing through it is always going to be 0. So either you can write this explanation or you can write the answer from Gauss law that there is no charge enclosed in the cube and therefore the flux through the cube is going to be 0. Okay, then see 17th question. They have given you flux coming outwards through a box. So you are having a box like this and they have given you the amount of flux, the net outward flux. See, this is very important. The net outward flux through the box is given. You have to calculate the charge placed inside the box. नेट आउटवर्ड फ्लक्स लिखा है, इसको मैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स नहीं बोल सकती हूँ. सी, फ्रॉम हियर इट इज एंटरिंग एंड फ्रॉम हियर इट इज लीविंग. तो इसको मैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स नहीं बोल सकती हूँ. ये नेट आउटवर्ड फ्लक्स बोलने के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ से फील्ड लाइन सिर्फ बाहर की तरफ निकलनी चाहिए. ऐसा यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर ऐसा नहीं चलेगा. फील्ड लाइंस हर तरफ से सिर्फ बाहर ही निकलनी चाहिए. ठीक है, दैट इज नोन एज नेट आउटवर्ड फ्लक्स. So flux is given and you have to calculate the charge inside the box. So again by using Gauss law, ये equation तो हमको पता है, flux is equals to Q upon epsilon naught. So Q is equals to क्या हो जाता है, epsilon naught into phi. We know the value of epsilon naught, phi की value दी हुई है. So substitute the value and calculate charge. अब इसी question के second part में उन्होंने एक question पूछा है. If the net outward flux is 0, suppose अगर ऐसा होता कि ये net outward flux जो है वो 0 होता, क्या हुआ? Who is speaking? Any problem? Okay. प्रॉब्लम है किसी को? आप मैसेज कर सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो. यशराज, व्हाट हैपेंड? बाय मिस्टेक ऑन हो गया. अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम. चलो सी 17 पार्ट बी. क्या बोल रहे थे वो लोग कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, कोई भी क्लोज सरफेस है और उसमें से नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है,
then can you say that there are no charges inside the box? याद करो, when we were studying the theory, हमने 3-4 एग्जाम्पल्स देखे थे. क्लोज सरफेस लिया था और उसके अंदर हमने डाइपोल रखा था, राइट? जब डाइपोल रखते हैं तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि डाइपोल का टोटल चार्ज कैसा होता है? 0. पर क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वो क्लोज सरफेस के अंदर हमने कोई चार्ज ही नहीं रखा है? चार्ज तो रखे थे ना, 2 चार्ज रखे थे, एक था प्लस क्यू और दूसरा था माइनस क्यू. तो 2 चार्जेस वर देयर, बट द टोटल चार्ज वॉज 0. सो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि सपोज इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0, देन कैन यू से दैट देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? नो, वी कैन नॉट से दैट देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स. हम ऐसा बोल सकते हैं कि द टोटल चार्ज इनसाइड द बॉक्स विल बी 0, बट नेट चार्ज 0 नहीं होगा. और इसका बेस्ट एग्जांपल वही है डाइपोल, कि अगर आपके पास ऐसा क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर आपने एक डाइपोल रख दिया है, तो डाइपोल का नेट चार्ज 0 हो जाता है. And then according to Gauss law, if the net charge enclosed in the closed surface is 0, then flux also is going to be 0. पर इसका ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि इसके अंदर चार्ज ही नहीं था. हमने Q1 और Q2 दो चार्जेस तो रखे थे, पर वो कैसे थे? इक्वल एंड अपोजिट थे मैग्नीट्यूड में, जिसकी वजह से उसका टोटल चार्ज 0 हुआ था. So you can say this, that total charge is 0. You cannot say that there are no charges in the closed surface. Okay, then see 8th sum. In 8th numerical, they have given you a square whose side is of 10 centimeter. And from the center of the square at a distance of 5 centimeter, one charge is kept, 10 microcoulomb. आपको ढूंढना है फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर. अब हमारे पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज ओपन सरफेस सी, और हमें फ्लक्स ढूंढना है. अब गॉस लॉ, ये वाला इक्वेशन हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारा ये सरफेस कैसा हो? क्लोज्ड सरफेस हो. तो आपके टेक्स्ट बुक में इस सम के साथ एक हिंट दिया है कि आप इमेजिन करो कि ये वाला जो स्क्वायर है ये ऐसे एक क्यूब का साइड है. So now see what we will be imagining, that this square is one side of one such cube. तो ऐसा हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया है, इमेजिनरी क्यूब है. अब देखो आप, ये वाला चार्ज आपका कहाँ चला गया? क्यूब के अंदर चला गया. अब ये क्लोज्ड सरफेस हो गया, और इसके लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस फॉर्मूला वाज फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस. तो वो क्लोज सरफेस क्यूब भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, व्हाटएवर. सो यहाँ क्यूब है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग क्यूब ओवर हियर. बट मुझे तो क्वेश्चन में क्या ढूंढना था? आई हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ओनली. सॉरी, हाँ, फ्लक्स थ्रू ओनली दिस स्क्वायर. पूरे क्यूब का फ्लक्स नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ये वाले स्क्वायर, मतलब कि ये जो स्काई ब्लू कलर से स्क्वायर ड्रॉ किया है, मुझे उसमें से कितना फ्लक्स पास होता है वही चाहिए. ये तो पूरे क्यूब का है. तो अब क्या करें? पूरे क्यूब में ऐसे टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? टोटल कितने फेजेस हो जाते हैं क्यूब के? 6 फेजेस हो जाते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस टोटल फ्लक्स बाय 6. तो मुझे मिल जाएगा कि सिर्फ इतने में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है. सो हमने क्या कर दिया, देखो ये फॉर्मूला मिल गया हमारा. दिस वाज द फ्लक्स थ्रू टोटल क्यूब. This is flux through one surface of the cube, and that one surface was this one square. तो ऐसे कितने surfaces होते हैं क्यूब के? 6 होते हैं. तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये इक्वेशन बन जाएगा. अब ये क्यू की वैल्यू हमारे पास है, गिवन था 10 माइक्रोकूलम, और स्क्वायर का साइड और सब कुछ दिया हुआ है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. सो क्यू की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर 6 एज इट इज, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दी, तो आपको फिर फ्लक्स मिल जाएगा. Then 19 onwards, 19 से 23 वाले सम्स हमने देख लिए थे. So now the last sum, 24th. See, in this numerical, you are having 2 plates. This is plate 1 and this is plate 2. They are having surface charge densities. The value of surface charge density is this. बस एक फर्क है, फर्स्ट प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है? नेगेटिव है.
सेकेंड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। सो इतना गिवन है आपके क्वेश्चन में। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इन दिस रीजन एंड इन दिस रीजन। ये 1 2 3 जितने भी रीजन्स लिखे हैं वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दीज सरफेस चार्ज डेंसिटीज। सो नाउ जस्ट सी, we'll draw the resultant electric fields due to both the plates. So पहले ये इस प्लेट को हम ले लेते हैं। इस प्लेट के वजह से this is negatively charged plate. आपको पता है negatively charged plates electric field is always radially inwards. So this sky blue arrows they are showing the electric field of this negative plate. तो देखो कैसे हैं, radially inwards. दूसरा यहां से पूरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे लंबी होगी, यहां से चलते 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 यहां से ऐसे अंदर आ रही होगी, रेडियली इनवर्ड्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली प्लेट का। आपको पता है पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड्स। सो अब आप ये देखिए ब्राउन एरोज जो हैं दे आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस प्लेट। सो ये रेडियली आउटवर्ड्स जा रहे हैं, इतने में खत्म नहीं हो जाता, ये पूरा ये रीजन 1 में भी जाता है। सो हमने अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे इन रीजन 1 2 एंड 3। सो रीजन 1 में आप देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको कैसे दिख रहे हैं। एक तो ये नेगेटिव प्लेट के वजह से, दूसरा ये वाला पॉजिटिव प्लेट के वजह से। सी द डायरेक्शंस ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपोजिट हैं। अब वैल्यू कैसी होंगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की? डायरेक्शन अपोजिट है हमने देख लिया, बट मैग्नीट्यूड कैसा होगा? मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी सेम। व्हाई सेम? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है हमको कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है? सेम है। और ये इतने ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। हमको फिगर समझ में आए इसलिए हमने ज्यादा डिस्टेंस ड्रॉ किया है दोनों के बीच में। बाकी दोनों प्लेट्स के बीच में इतना सारा डिस्टेंस नहीं है, दे आर प्लेस्ड नियर बाय टू ईच अदर। सो होगा क्या? These two electric fields are same in magnitude and opposite in direction. So in region 1, the resultant electric field is going to be 0. Same way, region 3 में आप चेक करो, ये ब्राउन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से है, ये स्काई ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली प्लेट की वजह से है। बट बोथ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इन रीजन 3 आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0। यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैंने गलती से रीजन 2 लिख दिया है, दिस शुड बी रीजन 3। इतना थोड़ा ध्यान रखना, मैंने गलती से यहाँ पर रीजन 2 लिख दिया है। आपको दिख रहा होगा रीजन 2 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस 2 यू हैव टू राइट 3। सो आप देखो इन रीजन 3 आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। अब बीच वाला जो रीजन था दैट इज दिस रीजन, इस रीजन के अंदर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहां से देखो, because of this negative plate, this is the direction of electric field, and because of the positive plate, this is the direction of electric field. दोनों ही प्लेट्स के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा है? सेम है। सो ये केस में क्या हो जाएगा? both these electric fields are going to get added. So now we'll calculate for region 3. यहां पर this is for region, sorry, that is region 1 or 2, region 2. Here write region 3, this is not 2. अब हम दोनों प्लेट्स के बीच वाले रीजन में अगर चेक करें तो कैसा हो जाएगा? सी बिटवीन द प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द प्लेट्स आर इन सेम डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट फील्ड विल बी दिस। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? हमने ये कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू a plate having certain surface charge density. ये इक्वेशन है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लेट 1 के वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 2 के वजह से, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है क्योंकि ये सिग्मा सेम था और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे।
So when you will add this, it will give you 2 times sigma upon 2 epsilon naught. So 2 will get cancelled. So बचेगा sigma upon epsilon naught. ये sigma की value दी हुई है question में. It was the surface charge density. Epsilon naught की value आपको पता है, तो आप substitute कर दोगे. And then finally you will get your answer of electric field. Okay, anybody is having any doubt?